10। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, यदि हम फॉर्मूले फॉर्म में देखें तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इन अनदर वे। तो यदि दूसरे रूप में हम इसको फॉर्मूले को दिखाना है, इन अदर वे क्या देखेंगे हम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस डिप्रेशिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो हमने क्या समझा, जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में क्या है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या रेंट, वेज, प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको तो हमने ऐड किया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं दिया, फॉर्म किसको दिया, गवर्नमेंट को, इसीलिए हम लोग क्या किए, उसको माइनस किए। और ऐसे ही डिप्रिसिएशन यानी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन है उसको भी क्या किए हम लोग, माइनस किए, क्योंकि वो तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं मिल रहा है, वो जमा कर रहा फॉर्म अपने पास, क्योंकि वो फ्यूचर में मशीन खरीद सके या उसको फिर से ठीक करा सके। और क्या प्लस करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, सहायता दे रही है, हेल्प कर रही है, उसको हम प्लस करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम देखेंगे पर्सनल इनकम, पीआई क्या है। It is the total income received by all persons in a country in a year before payment of all direct taxes। तो एक देश में कितने भी पर्सन हैं, वो सबको एक 1 ईयर में कितना इनकम मिल रहा है, कब, तो अभी उसने टैक्स पे नहीं किया उसके पहले, यानी डायरेक्ट टैक्सेस पे करने के पहले। The whole of national income is not available to them. The whole national income is not available to them. Corporate taxes have to be paid by firm. Similarly, firm may prefer to keep a part of its profits for expenses of or for other existences, that is undistributed corporate profits. This part of the profits are also not distributed to its shareholders. Salaries employees make contribution for social security। यानी और भी बहुत से ऐसे अमाउंट है जो उसका नहीं है, वो फॉर्म का नहीं है, उसको देना है दूसरों को, वो उसका नहीं है, इसीलिए वो अभी तो पर्सनल इनकम में शामिल नहीं होगा। द गवर्नमेंट में प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस लाइक पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करती है, सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ खर्चा करती है, किस फॉर्म में कर रही है, वो पेंशन देती है, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी जिसको काम नहीं मिला उसको अलाउंसेस देती है या भत्ता देती है, स्कॉलरशिप देती है, ये रिलीफ पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पब्लिक डेब्ट एक्सेट्रा। तो जो भी रिलीफ पेमेंट करती है, क्या बोलते हैं, राहत के लिए भुगतान करती है, और इंटरेस्ट पेमेंट यानी गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है किसके लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, और ऑन द पब्लिक डेब्ट, जो भी उसने पब्लिक डेब्ट यानी उधार लिया है वेलफेयर के लिए सोसाइटी के, वो सब के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। दीज आर इनकम फॉर सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इवन दो नो प्रोडक्टिव सर्विसेज आर मेड बाय देम। तो इससे जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें तो इनकम हो ही जाती, भले ही उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। तो इस तरह के जो पेमेंट्स गवर्नमेंट के थ्रू हो रहे हैं उनको हम कौन से पेमेंट कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो पर्सनल इनकम में क्या आया, एनआई, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो अभी हमने ऊपर सीखा ना कि जीएनपी में से हमने डिप्रिसिएशन को माइनस किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया, सब्सिडीज को ऐड किया, तो हमको क्या मिला, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एनआई, नेशनल इनकम। इसमें से हमने क्या माइनस किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, जो शामिलात में हमारा प्रॉफिट्स है जो दूसरों को भी देना है, सब मिलकर काम किए, तो अभी वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम माइनस करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्सेस, जो टैक्सेस है कॉर्पोरेट सबको शामिलात रूप में मिलकर टैक्स देना है, उसको माइनस करेंगे। और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, और जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया किसके लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, उसको माइनस करेंगे। और क्या प्लस करेंगे, जो गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट दिए हैं, किस रूप में दिए, अभी आपने ऊपर सीखा, पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, रिलीफ पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट, ये सबको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिला, पर्सनल इनकम।
पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। अब हम देखेंगे डिस्पोजेबल इनकम, यानी क्या है जो हम खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर। तो अभी हमने पर्सनल इनकम में क्या देखा था, इसमें डायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग निकाले नहीं है, अभी गवर्नमेंट को हमारे ऊपर जो टैक्स लगा है वो दिया नहीं है, तो वो क्या बना था हमारा पर्सनल इनकम। लेकिन पर्सनल इनकम में से यदि हम डायरेक्ट टैक्सेस को हटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है? Disposable income is that part of personal income which is left with the individual after payment of all direct taxes like income tax, property tax, etc. Generally, disposable income is spent for consumption and for saving. तो हमने क्या सीखा कि डिस्पोजेबल इनकम क्या है, कि जो जो जिसको हमको देना है वो सब देने के बाद जो हमारे ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा गवर्नमेंट को, पर्सनल इनकम में से यदि हम डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है वो दे दें, तो जो कुछ बच रहा है वो क्या है, हमारा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, या तो कंज्यूम कर सकते हैं या फिर फ्यूचर के लिए सेविंग करके रख सकते हैं, या तो अभी हमारी जरूरतों के लिए खर्चा कर सकते हैं हमारे ऊपर, या फिर उनको हम फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूले में मिला हमको, 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला फॉर DI या डिस्पोजेबल इनकम वी कैन सी। फर्स्ट इज DI यानी डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू PI यानी पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। पर्सनल इनकम में से क्या माइनस किया हमने, डायरेक्ट टैक्सेस, तो क्या मिला, डिस्पोजेबल इनकम। और सेकेंड फॉर्मूला क्या है, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, यानी वो अपनी इच्छा से उसको यूज कर सकता है पर्सन, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू consumption plus saving. Now we can learn about real income or national income at constant price. तो जो नेशनल इनकम हम अभी सीखे NI, वो रियल इनकम और नेशनल इनकम यानी जो कंट्री का नेशनल इनकम, कौन सा नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा ये कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, ठीक है। तो करंट प्राइस यानी जिस ईयर में नेशनल इनकम हम देख रहे हैं, तो पर्टिकुलर ईयर का जो प्राइस मार्केट में चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, उस ईयर का प्राइस जिसमें प्राइसेस में फ्लक्चुएशन नहीं है, ज्यादा फ्लक्चुएशन यानी कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट प्राइस। तो रियल इनकम इज नेशनल इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर टेकन एज बेस। नेशनल इनकम इज द current money value of goods and services produced in a year. This will not indicate the real status of the economy. तो क्यों ऐसा करना पड़ रहा हमको, रियल नेशनल इनकम हम क्यों देख रहे हैं, यदि हम पर्टिकुलर किसी ईयर का प्राइस में नेशनल इनकम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो हमको सही कंडीशन नेशनल इनकम की नहीं पता चलती, वो रियलिटी में नेशनल इनकम उतना है या नहीं, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज उतनी ही है, लेकिन क्योंकि प्राइजेस हाइक हो गए, प्राइजेस बढ़े हुए हैं, तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ा हुआ आएगा। यदि गुड्स और सर्विसेज उतनी ही है लेकिन प्राइजेस कम हो गए हैं, तो हमारा नेशनल इनकम कम आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, रियल नेशनल इनकम जानने के लिए कांस्टेंट प्राइस में लेते हैं। जैसे आपने देखा, नेशनल इनकम इज द करंट मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। दिस विल नॉट इंडिकेट द रियल स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी. The production of goods and services of this year might have been less than that of the last year, but due to increase in prices, the NNP might be higher in the present year, जो मैंने आपको अभी बताया. On the contrary, it is also possible that the production of goods and services might have increased, but the price level might have fallen. Due to this, the NNP would appear to be less than that of the last year. To avoid such a problem, the concept of real income will be used. मतलब प्राइसेस के उतार चढ़ाव के कारण, यदि प्राइस हाइक हो जा रही है या लेस हो जा रही है, इसके कारण टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस सेम है, the quantity of goods and services are same, but due to changes in price, the national income will be increase or decrease in the form of index. So solve this problem, we can adopt the concept of real national income. The measure to real national to measure the
real income of a country, a particular year is taken as the base year in which the general price level is neither too high nor too low. तो रियल नेशनल इनकम जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा वर्ष लेते हैं जिसमें जो जनरल प्राइस लेवल है, सामान्य कीमत स्तर है, वो ना तो बहुत हाई हो ना ही बहुत लो हो. द प्राइस लेवल फॉर द बेस ईयर एज्यूम टू बी 100. और जो बेस ईयर हम लेते हैं उसके जो प्राइस लेवल है उसको हम कितना एज्यूम कर लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं. नाउ द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस of the given year for which the real national income is to be decided and assessed with the price of the base year. और फिर क्या करते हैं, एक करंट ईयर का नेशनल इनकम है उसको कांस्टेंट जो ईयर लिए हम लोग प्राइस लिए, कांस्टेंट ईयर का जो बेस ईयर माने जिसमें हम एज्यूम किए कितना 100, उसके साथ हम कंपेयर करके करते हैं, फॉर्मूला यूज करके हम रियल नेशनल इनकम निकालते हैं. अकॉर्डिंगली रियल एनएनपी इज इक्वल टू एनएनपी फॉर द करंट ईयर इनटू बेस ईयर इंडेक्स, जिसको हमने कितना हमारा 100 और उसको डिवाइड करते हैं करंट ईयर के इंडेक्स से. सपोज 2011-12 इज द बेस ईयर. ठीक है, बेस ईयर हमने क्या ले लिया, 2011-12 लिया, जबकि हमको किसी ईयर के लिए निकालना है नेशनल इनकम. एंड द नेशनल इनकम फॉर ईयर 2017-18, बेस ईयर किसको लिया, 2011-12 को. किसके लिए निकालना है नेशनल इनकम, 2017-18 के लिए. तो हमको क्या देखना पड़ेगा, 2017-18 के लिए नेशनल इनकम कितना है, ये कितना है 147.11 लाख करोड़. एंड द इंडेक्स नंबर फॉर दिस ईयर इज 200. और इस ईयर के लिए इंडेक्स कितना है, इंडेक्स नंबर कितना दिया 200. हमको क्या करना पड़ेगा, जो बेस ईयर है उसको जो हमने नेशनल इनकम एज्यूम किया 100, उसको इनटू करना पड़ेगा किससे, जिस ईयर का हमको नेशनल इनकम निकालना है उसका करंट ईयर का नेशनल इनकम को इनटू करना पड़ेगा. मतलब जो यदि 2017-18 के लिए हमको रियल नेशनल इनकम चाहिए, 2017-18 का नेशनल इनकम कितना है 147.11, उसको इनटू करेंगे, किससे करेंगे 100 से. क्यों किया, क्योंकि बेस ईयर 2011-12 है जिसका नेशनल इनकम को हमने क्या मान लिया 100 मान लिया, और उसको डिवाइड किया किससे 200 से. वो 200 क्या है, करंट ईयर का इंडेक्स है, इंडेक्स प्राइस है. तो हमको क्या पता चला 73.55 लाख करोड़ रुपीस रियल नेशनल इनकम पता चली. दिस रियल इनकम इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. और जो रियल इनकम है उसको हम लोग कांस्टेंट प्राइस में नेशनल इनकम भी कहते हैं. क्यों, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट प्राइस के थ्रू निकाला, एक बेस ईयर लिया और बेस ईयर के थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया. अब पर कैपिटा इनकम क्या है, the per capita income is the average income of the people in a country in a particular year. per capita income यानी एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर ईयर में वो कंट्री में कितने पर्सन हैं, वो पर हेड उनका इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम कहलाता है. इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर. यदि किसी ईयर के लिए हमको पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या चाहिए, पर कैपिटा इनकम चाहिए, तो इस ईयर का जो नेशनल इनकम आया हमारा उसको हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, पॉपुलेशन से. जैसे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस फॉर 2017-18, यदि 2017-18 के लिए हमको पर कैपिटा इनकम चाहिए तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम फॉर 2017-18 इज इक्वल टू नेशनल इनकम फॉर 2017-18 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन 2017-18. ये जो 2017-18 का नेशनल इनकम है वो क्या है, करंट प्राइस में लिया हुआ है. किस ईयर का करंट प्राइस है, 2017-18 का ही करंट प्राइस में उस ईयर का नेशनल इनकम लिए, उसको डिवाइड किए पॉपुलेशन से. दिस रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस. क्योंकि इसमें हमने क्या यूज किया, करंट प्राइस में नेशनल इनकम देखा, इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस हमको फाइंड आउट हुआ. दिस
connected is a good at indicator of average income and the standard of living in a country. और ये क्या किया, ये दिस कॉन्सेप्ट इज अ गुड एट इंडिकेटर. गुड इंडिकेटर काहे का गुड इंडिकेटर है ये कॉन्सेप्ट, कि ये बताता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कितना है कंट्री में. बट इट इज नॉट रिलायबल बिकॉज एक्चुअल इनकम मे बी मोर और लेस देन कंपेयर टू द एवरेज इनकम. फिर जैसे अभी पहले सीखे थे रियल नेशनल इनकम, सेम यहाँ पर भी ऐसे आएगा, क्योंकि करंट प्राइस में यदि हम लेंगे तो प्राइस के ऊपर डिपेंड कर गया पर कैपिटा इनकम. जब प्राइस बढ़ी तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा दिखाएगा, प्राइस कम हुई तो पर कैपिटा इनकम कम दिखाएगा. द पर कैपिटा इनकम विल ऑल्सो बी मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस सो एज टू ऑब्टेन रियल पर कैपिटा इनकम. इसलिए हमको क्या चाहिए, ज्यादा सही जानने के लिए रियल पर कैपिटा इनकम चाहिए. बाय डिवाइडिंग रियल नेशनल इनकम in a particular year by population of that year, we will get real per capita income of that year. तो real per capita income कैसे निकलता है, रियल नेशनल इनकम देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हम बेस ईयर को यूज किए. रियल नेशनल इनकम को यदि हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से तो हमको रियल पर कैपिटा इनकम मिलता है. अब देखेंगे हम relationship between per capita income and population. What is the relationship between the per capita income and population? There is a close relationship between national income and population. तो national income और population में गहरा संबंध है. These two together determine the per capita income. तो national income और population से ही determined होता है per capita income. If rates of growth of national income is 6% and rate of growth population is 3%, यदि हम उसको growth of rate में देखें तो national income का growth rate कितना है, 6% है, और population का growth rate कितना है, 3% है. तो rate of growth of per capita income will be 3%. तो दोनों को माइनस करें तो कितना आंसर आया, 3%. तो यदि national income का growth rate 6% है और यदि population का growth rate 3% है तो पर कैपिटा इनकम विल बी, यानी पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, 3% होगी. एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो. यदि हम फॉर्मूला रूप में दिखाएं, फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो क्या पता चलेगा, जीपीसी. जीपीसी क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम. तो जीपीसी कैसे पता चल रहा है, इज इक्वल टू जीएनआई. जीएनआई क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम माइनस जीपी. जीपी क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. जो आपने अभी ऊपर समझा वही आपने सूत्र रूप में यहाँ पर देखा. अ राइज इन द पर कैपिटा इनकम इंडिकेट अ राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. यदि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो क्या शो कर रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ते जा रहा है. द राइज इन पर कैपिटा इनकम इज पॉसिबल only when the rate of growth of population is less than the rate of growth of national income. मगर नेशनल इनकम से हमेशा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी पर कैपिटा इनकम हमको ज्यादा मिलेगा. यदि हम रिलेशन देखें इसमें नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है. आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये चार्ट जो आपके सामने है उसमें आप देख सकते हैं. तो फर्स्ट हमने देखा जीडीपी. तो जीडीपी मैंने आपको बताया ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या देखें, केवल एक कंट्री में कितना गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस किए इन अ ईयर. एक वर्ष में कितना गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया, उसमें हमको क्या प्लस करना पड़ा है, NIA. NIA क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो जीडीपी में हमने प्लस किया नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमको क्या पता चला, जीएनपी. जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से यदि हम माइनस कर देते हैं, क्या माइनस करते हैं, डिप्रिशिएशन, ठीक है, मूल्यह्रास, इसको हम हटा देते हैं तो हमको पता चला कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस पता चला. अब इस एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से हम क्या हटा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस.
और क्या प्लस कर देते हैं, सब्सिडीज को। यदि एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम हटा दें और सब्सिडीज अनुदान को जोड़ ले तो हमको क्या पता चलता है, एनआई या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर एनआई या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में यदि हम यूपी यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को माइनस कर दें और फिर माइनस कर दें कॉर्पोरेट टैक्सेस को और फिर प्लस कर दें पर्सनल टैक्स पेमेंट्स को, तो हमको क्या पता चल जाता है, पर्सनल इनकम, पीआई पता चलता है। अब पीआई में से हम पीटीपी यानी पर्सनल टैक्स पेमेंट्स जो हमारे हैं उसको माइनस कर दें, हमको क्या पता चल जाता है, डीआई या डिस्पोजेबल इनकम। तो हमने सीखा ये दो सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब नाउ वी कैन लर्न कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, कि इसके राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स या अंग क्या हैं। देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। दे आर कंजप्शन, इसका सिंबल क्या है, सी। सेकेंड, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जिसको हम आई से शो करते हैं। और थर्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी। एंड फोर्थ वन इज नेट फॉरेन इनकम, इट विल बी शोन बाय एक्स माइनस एम। तो हमने देखा कि नेशनल इनकम के 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज कंजप्शन, इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउसहोल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंजप्शन क्या है, जो एक फैमिली, एक कंट्री के जितने हाउस होल्ड है, परिवार है, फैमिली है, वो कंजप्शन, किसके कंजप्शन, गुड्स और सर्विसेज के कंजप्शन के लिए कितना खर्च करती है, एक्सपेंडिचर कितना करती है। इट इंक्लूड्स बोथ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाइक फूड ग्रेन, क्लोथिंग, मेडिकल सर्विसेज एटसेट्रा। तो वो ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकते हैं। जैसा आपने देखा, खाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, कपड़ों के लिए, क्लोथिंग के लिए कितना खर्चा करते हैं, वस्त्र के लिए, मेडिसिन सर्विसेज यानी दवाइयों पर कितना खर्चा करते हैं। द लेवल ऑफ कंजप्शन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। तो ये जो सी है, जो कंपोनेंट है किसका, नेशनल इनकम का, फर्स्ट जो परिवार के लोग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को दिखाता है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर किस पर, कंजप्शन पर। किसके कंजप्शन पर, जो गुड्स और सर्विसेज उसके कंजप्शन पर कितना खर्चा परिवार ने किया, फूड ग्रेन्स पर, क्लोथिंग पर, मेडिकल सर्विसेज पर। तो ये किस पर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ इनकम। किसके लेवल ऑफ इनकम, हाउस होल्ड के लेवल ऑफ इनकम पर। अब हम देखेंगे सेकेंड कंपोनेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट। इट इज द एक्सपेंडिचर बाय फर्म ऑन गुड्स एंड सर्विसेज which are not for current consumption. It includes expenditure on capital like machinery, roadways, bridges, etc., which will help in production of consumer goods in future. तो इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में मदद करते हैं, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो खर्चा हम एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट फॉर्म करेगी, हाउस होल्ड कंजप्शन करता है, उपभोग करता है, और फर्म क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। किस पर इन्वेस्ट करी है, जो भी कंज्यूमर गुड्स है उसको बनाने में मदद करेंगे, वो सभी चीजों पर जो खर्चा किया गया उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे आपने यहाँ दिखा, लाइक मशीनरी, मशीन पर, भवन के, फर्म के कारखाने या भवन, बिल्डिंग पे खर्चा, ब्रिजेस पे खर्चा, ये क्या कहलाता है, विच विल हेल्प, जो फ्यूचर में हेल्प करेगा, किसमें, कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन करने में, प्रोड्यूस करने में। तो ये आई कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी। इट इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर द यूज ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज या आधार संरचना, जो मेन फैसिलिटीज चाहिए किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के लिए, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इट ऑल्सो इंक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज लाइक पुलिस, मिलिट्री एंड जुडिशियल सर्विसेज। तो इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में और क्या ऐड करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, किस पर, पुलिस सर्विस पर, मिलिट्री सर्विसेज पर,
और जुडिशियल यानी जो अदालत संबंधी जितनी भी सर्विसेज है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। तो ये चारों मिले तो फर्स्ट अभी फोर्थ वन बाकी है। फर्स्ट थ्री हमने देखा, कंजप्शन जो हाउस होल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट जो फॉर्म करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है, और लास्ट वन इज नेट फॉरेन इनकम एक्स माइनस एम। इट इज द इनकम अर्न्ड बाय अ कंट्री थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। तो नेट फॉरेन इनकम क्या है, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड या अंतरराष्ट्रीय यानी विभिन्न देशों के बीच में जो हम लोग ट्रेड करते हैं उससे हमें क्या इनकम मिले। एवरी कंट्री एक्सपोर्ट certain volumes of goods and services produced by it and import goods and services which are relatively cheaper in the international market or other countries। तो हर एक कंट्री या कोई भी देश जो चीजों को, जो गुड्स और सर्विसेज को वो कम कॉस्ट में बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उनको तो वो क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केट पे सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है। और जो गुड्स और सर्विसेज उसको अपने देश में बनाने में ज्यादा कॉस्ट आएगा वो ज्यादा सस्ते में फॉरेन मार्केट से खरीद सकता है, तो वो क्या करता है, उसको इंपोर्ट कर लेता है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव has been to be taken into account to estimate the national income of a country। तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंसेस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हमको क्या करना पड़ता है, नेशनल इनकम में, जो नेशनल इनकम एस्टिमेशन है उसमें हमको ऐड करना पड़ता है। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, वाई से हम शो कर रहे हैं नेशनल इनकम को, तो क्या उसमें हुए कि कंपोनेंट्स कितने हैं, 4 कंपोनेंट्स है। वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज कंजप्शन from household expenditure, investment from firm expenditure, G shows the government expenditure, and X minus M shows the difference between export and import values।